इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवों में श्वसन रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स कैसे होता है और यह हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। वीडियो देखने वाले सभी लोगों को सादर नमस्ते। अध्याय 6 जीवों में श्वसन। ऋष पाठ उद्देश्य परिचय। श्वसन श्वसन के प्रकार, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, जंतुओं में श्वसन, मनुष्य में श्वसन, श्वास लेने की क्रियाविधि। परिचय। पौधों एवं जंतुओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वास लेने और छोड़ने की आवश्यकता होती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया पौधों एवं जंतुओं दोनों में समान रूप से होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन कोष्ठक O2 ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कोष्ठक O2 मुक्त होती है। श्वसन की यह क्रिया पौधों एवं जंतुओं दोनों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में उनकी मृत्यु निश्चित है। इस अध्याय में हम श्वसन के संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। श्वसन कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। हम जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही श्वसन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन का विखंडन होता है। इसका मुख्य आधार श्वसन क्रिया है, इसलिए हम सांस लेते हैं। श्वसन के प्रकार। श्वसन निम्नलिखित प्रकार का होता है। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का अर्थ है वायु रहित। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह अवायवीय श्वसन कहलाता है। प्रयोग 1। अवायवीय श्वसन का प्रदर्शन। उद्देश्य यह ज्ञात करना कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। सामग्री परख नली, मरकरी पारा, द्रोणिका, कुछ अंकुरित बीज, कौष्टिक पोटास, छड़ के टुकड़े। विधि नंबर 1। एक परख नली को पारे से भरिए, अंगूठे द्वारा इसे बंद कीजिए तथा पारे से भरी द्रोणिका में उल्टा करके रखिए। परख नली को स्टैंड की सहायता से ऊर्ध्वाधर रखिए। कुछ अंकुरित बीज इनके आवरण को हटाकर भ्रूण को नष्ट किए बिना लीजिए। चिमटी की सहायता से भीगे हुए बीजों को परख नली के नीचे ले जाकर छोड़ दीजिए। अब बीज ऑक्सीजन से मुक्त हैं। परख नली को बिना हिलाए 24 घंटे के लिए रहने दीजिए। चित्र देखिए। चित्र देखो। स्टैंड, अंकुरित बीज, पारा, परख नली, द्रोणिका, ये चीज बताइए। द्रोणिका अवायवीय श्वसन प्रदर्शन है। यह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। किस तरीका से बनाया गया है इस चीज को देखिएगा। इसे कॉपी में बना लीजिएगा। निष्कर्ष कहाँ तक हो गया था? चित्र को देखिए। परीक्षण। मरकरी पारे का स्तंभ अंकुरित बीजों द्वारा गैस के उच्छ्वसन के कारण नीचे हो जाता है। जब कौष्टिक पोटास छड़ के छोटे टुकड़े का परख नली में प्रवेश कराया जाता है तो यह पारे के ऊपर तैरता है और गैस के संपर्क में आ जाता है।
शीघ्रता से कास्टिक पोटास क्षण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा पारा फिर से अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाता है। निष्कर्ष, अंकुरित बीजों द्वारा निष्कासित गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कास्टिक पोटास की छड़ के टुकड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट तथा कुछ जीवाणु अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीव अवायवीय श्वसन द्वारा भोजन ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित कर ऊर्जा मुक्त करते हैं। प्रयोग 2, अंकुरित बीजों द्वारा अवायवीय श्वसन का प्रदर्शन। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि श्वसन के समय अंकुरित बीजों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। सामग्री, रेस्पाइरोस्कोप, श्वसन मापी, जलयुक्त बीकर, कुछ अंकुरित बीज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षण के छोटे टुकड़े, रुई विधि। श्वसन मापी को ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करते हैं जिससे इसकी ऊर्ध्वाधर नली बीकर में रखे जल में डूब जाए। अब श्वसन मापी में अंकुरित बीज रखते हैं, चारों ओर से वायु का प्रवेश रोक देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड छड़ का एक छोटा टुकड़ा श्वसन मापी में रखते हैं तथा इसे गिरने से रोकने के लिए रुई लगाते हैं। श्वसन मापी को बिना हिलाए 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। सावधानी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ को श्वसन मापी में रखने के लिए छोटी चिमटी का प्रयोग करते हैं। परीक्षण, श्वसन मापी में जल का स्तर इसके आयतन से लगभग 1/5 भाग बढ़ जाता है। निष्कर्ष, श्वसन मापी में जल का स्तर अंकुरित बीज द्वारा निष्कासित गैस के अवशोषण के कारण बढ़ता है। चूंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन ऑक्साइड को अवशोषित करता है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंकुरित बीज श्वसन समय कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। वायवीय श्वसन, कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित हो जाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, यद्यपि दोनों प्रकार के श्वसनों में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं जो सारणी में दिए गए हैं। सारणी, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें भोजन पूर्णतः विखंडित हो जाता है, इसमें भोजन आंशिक रूप से विखंडित होता है। वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। वायवीय श्वसन में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन, अवायवीय जीव, ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु में उपस्थित रहते हैं और वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव जो अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं अवायवीय जीव कहलाते हैं। इसको हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं तो उस समय एक अम्ल का संचयन पेशियों में
ऐंठन उत्पन्न करता है। यदि हम गर्म पानी में स्नान करें तो यह ऐंठन समाप्त हो जाती है। कुछ लोग नहाने से पहले अपने शरीर की मालिश भी करते हैं, जिससे अपने शरीर की सुरक्षा भी होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाने पर उस अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। जंतुओं में श्वसन। संसार में एक कोशीय सूक्ष्म जीव अमीबा से लेकर बड़ी लू व्हेल तक विभिन्न जंतु पाए जाते हैं। विभिन्न जंतुओं में श्वसन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इनमें से कुछ का वर्णन निम्नलिखित है। अमीबा में श्वसन। अमीबा एक कोशीय जंतु है तथा जल में पाया जाता है। यह श्वसन के लिए गैसों के सामान्य विसरण पर आश्रित होता है। अपनी ऊर्जा पूर्ति के लिए अमीबा को भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी आवश्यकता होती है। जलीय वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन कोशिका कला द्वारा अमीबा में प्रवेश करती है। उसी समय अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा की कोशिका कला द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जल की अधिकांश मात्रा संकुचित रेक्तका द्वारा कोशिका कला से बाहर निकाल दी जाती है। केंचुए में श्वसन। केंचुआ मृदा में रहता है। केंचुए के श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन त्वचा द्वारा प्रवेश करती है। केंचुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है जो त्वचा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। गैसों के विनिमय के लिए केंचुए की त्वचा नम रहनी चाहिए। यदि केंचुआ सूर्य की ऊष्मा में रहता है तो इसकी त्वचा शुष्क हो जाती है तथा जंतु में श्वास रोधन उत्पन्न हो जाता है। मछलियों में श्वसन। मछलियां जल में घुली ऑक्सीजन को क्लोम या गिल द्वारा ग्रहण करती हैं। क्लोम सिर के पीछे पंख जैसी संरचना होती है जो एक लटकन जिसे क्लोम छद कहते हैं द्वारा ढके रहते हैं। गिल्स क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। जल में घुली ऑक्सीजन क्लोम द्वारा रक्त में पहुंचती है। अपशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी मछलियों में क्लोम द्वारा बाहर निकाली जाती है। बहुत से जलीय जीवों में क्लोम के स्थान पर फेफड़े फुस पाए जाते हैं अतः उन्हें श्वास लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। ये जंतु जैसे व्हेल तथा समुद्री मशक शुष्क स्तनधारी होते हैं। ये तुम्हारा मछली क्लोम कच्छ क्लोम तंत्र साल क्लोम मछली श्वसन जल का प्रवाह ये सब दिखाया गया है। टिड्डे में श्वसन। टिड्डा कूदने फांदने वाला कीट है। इसमें शरीर के अंदर जाने वाली ऑक्सीजन गैस तथा बाहर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र नहीं होता है। टिड्डे के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं, जिनके द्वारा वह श्वसन करता है। ऑक्सीजन इन श्वास रंध्रों में प्रवेश करती है तथा टिड्डे के शरीर में फैली वायु नलियों जिन्हें वातक कहते हैं के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है। ये वातक शाखान्वित होते हैं तथा टिड्डे के शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाते हैं। श्वसन के समय उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं वायु नलियों से होते हुए श्वास रंध्र में पहुंचती है जहां से इसे श्वासोच्छ्वास की क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्यों में श्वसन। विभिन्न जंतुओं के समान मनुष्य भी श्वास लेते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा यह ऑक्सीजन वायु में श्वसन
करने से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर अवशोषित भोजन के विखंडन में सहायक होती है तथा ऊर्जा प्रदान करती है। मानव शरीर में जिस क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर में कोशिकाओं के अंदर होती है। इसमें मानवीय श्वसन तंत्र भी मुख्य भूमिका निभाता है। मानव शरीर में मुख्य श्वसनीय अंग फेफड़े फुफ्फुस होते हैं। श्वसन अंग तथा उनकी क्रियाविधि। कितना अभी रह गया? मानव शरीर में श्वसन के मुख्य अंग नासिका, गला, श्वास प्रणाल, श्वास नली तथा फेफड़े होते हैं। आओ अब हम इन श्वसन अंगों के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। नासिका, नाक। मनुष्य नाक के नथुनों द्वारा वायु में श्वास लेते हैं। सर्दियों में जब वायु शीतल होती है तो ये नासिका के आंतरिक स्तर के समीप की रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले गर्म रक्त के संपर्क में आने से शीघ्रता से गर्म हो जाती है। नासिका में पाए जाने वाले बड़े और सूक्ष्म बाल वायु में उपस्थित धूल कणों तथा सूक्ष्म जीवों को श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। इस प्रकार नथुनों से ली जाने वाली वायु शुद्ध होकर अंदर जाती है। गला, नम और शुद्ध वायु नाक से होकर आपके गले में पहुंचती है। यहाँ पर वायु ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहाँ से सड़क के समान दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो पाचन तंत्र की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता श्वसन तंत्र में गहराई तक जाता है। वायु श्वसन तंत्र वाले रास्ते पर चली जाती है। स्वरयंत्र कंठ। अपनी अंगुली को अपनी गर्दन के सामने की ओर ऊपर तथा नीचे धीरे धीरे से चलाइए। आप छल्ले के आकार की कोमल अस्थियों का अनुभव करेंगे। ये छल्ले आपकी श्वसन तंत्र या वायु नलिका के लिए एक सुरक्षा भित्ति का निर्माण करते हैं। आपका कंठ अर्थात वाक कोश श्वास प्रणाल का ऊपरी भाग बनाते हैं। कंठ के भीतरी स्तर में ऊतकों की घुमावदार संरचना होती है। इन्हें वाक तंतु कहते हैं। जब वायु वाक तंतुओं पर पहुंचती है तो ये तंतु कंपन करने लगते हैं। ये कंपन अर्थात ध्वनि वायु के द्वारा ही मुंह से बाहर आ जाते हैं। श्वास नली अथवा श्वसन वृक्ष। श्वास अंदर लेने पर तो वायु गले में होती है। श्वसन यंत्र अथवा ट्रेकिया में प्रवेश करती है और शीघ्र ही वायु ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां पर ट्रेकिया दो नलियों में बट जाती है। इन नलियों में से प्रत्येक को श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी पुनः छोटी छोटी नलियों तथा वहां से अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाओं में बटती जाती है। ये अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाएं संयुक्त रूप से अंगूर की भांति सूक्ष्म गुब्बारों के समूह की संरचना करती हैं जिन्हें वायुकोश कहते हैं। ये वायुकोश अथवा फुफ्फुस फेफड़ों के अधिकांश ऊतकों की रचना करते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। पतली भित्तियों वाले ये वायुकोश सूक्ष्म कोशिकाओं के एक जाल से घिरे रहते हैं। ये स्मरण रहे कि आपका रुधिर श्वास द्वारा ली गई वायु में से ऑक्सीजन अवशोषित करता है। वायु कोशों से ऑक्सीजन इन कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाले रुधिर में
मिल जाती है। इसी दौरान बची कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुधिर से वायु कोश में पहुंच जाती है। अगले ही क्षण हम निश्वास के दौरान बची कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। श्वास लेने की क्रिया विधि। जब हम श्वास लेते हैं तब पसलियों से संबंधित पेशियों में संकुचन होता है एवं वे ऊपर तथा बाहर की ओर खिंचती हैं। छाती बछ गुहा के नीचे एक अन्य शक्तिशाली पेशी स्थित होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। यह डायाफ्राम भी संकुचित होकर छाती के निचले सिरे को नीचे की ओर खींचता है। इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप सीना फैलकर चौड़ा हो जाता है। इस प्रकार आपकी छाती के आयतन अचानक बढ़ जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप एक दिलचस्प घटना घटित होती है। फेफड़ों के अंदर वायु का दाब बढ़ जाता है अतः सैद्धांतिक रूप से फेफड़ों का वायु दाब आपके चारों ओर की वायु के दाब से कम हो जाता है। इस दाबांतर के फलस्वरूप वायु तीव्रता से हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है अतः हमारे श्वास अंदर खींचने के साथ ही हमारी छाती फैल जाती है। हमारे द्वारा श्वास बाहर निकालने पर इसकी ठीक विपरीत क्रिया होती है। इस क्रिया में हमारी पेशियां विश्राम करती हैं। हमारी छाती के आयतन घट जाता है। आंतरिक वायुदाब बाहरी वायुदाब से अधिक हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वायु तीव्रता से हमारे फेफड़ों के बाहर निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक पिचके हुए गुब्बारे से वायु बाहर निकलती है। स्मरणीय तथ्य। श्वसन क्रिया सभी जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। पादप की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। मछली के क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। हाथी, शेर, छिपकली तथा सर्प आदि फेफड़ों से श्वसन करते हैं। धन्यवाद।